Good evening, students. Welcome to Learn India Everyday, which is run by El Caro Career Institute. So we were reading the chapter The Rise of Nationalism in Europe. So till now we have discussed about French Revolution, 1789, Napoleon Code, drawbacks of Napoleon Code, the rise of middle class, the situation of peasants after the Waterloo battle between Napoleon and the powerful countries. After that we have read about conservative, how they implement their thinking on the people. After that we have read about revolution, the age of revolution we discussed yesterday. So in today's class we will discuss more about the romantic age and what is the real definition of romantic age and how small revolution held there to aware the feeling of nationalism and their culture. So let's start. तो कल भी हमने बात करी थी कि यहाँ पर जो रोमांटिक का मतलब है, जो रोमांटिकिज्म जो है, रोमांटिक्स का मीनिंग है यहाँ पर कि देन वी हैव रियल फीलिंग फॉर आवर नेशन, कि हमारे अंदर जब हमारे नेशन के लिए फीलिंग अवेयर होती है, फीलिंग आती है, उसे हम कहते हैं रोमांटिक. तो इसे आप कह सकते हो अ कल्चरल मूवमेंट थ्रू दैट वी हैव फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि भाई कुछ भी करके आपके अंदर नेशनल सेंटिमेंटल एंड नेशनलिज्म की फीलिंग को अवेयर करना है, आपके अंदर लाना है. दैट इज रोमांटिकिज्म. वी हैव डिस्कस यस्टरडे आल्सो. तो लोगों ने इसके लिए क्या किया, हमने पहले भी डिस्कस किया. उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, जैसे कि हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था फेडरिक सूरियो की पेंटिंग से, उसके विजन से, जहां पर चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डेमोक्रेसी के बारे में उसके विजन में देखा था. तो ऐसे ही बहुत सारे पोइट्स थे जिन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, आर्टिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, फोक सॉन्ग्स आए टू अवेयर और टू मेक देम अवेयर अबाउट देयर नेशनलिज्म. तो ऐसे ही यहाँ हम बात करेंगे एक आर्टिस्ट के बारे में. जो आर्टिस्ट थे वो जॉन गॉटिफाइड. तो जॉन गॉटिफाइड एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक बात कही थी कि इफ यू वांट टू नो अबाउट द कल्चर, these lines are in my language, like if you want to know people or about their culture, then it will not come from the kings or their palace, it will come from the common people. ऐसा ही उनका कहना था कि the real culture was the culture of common people. जब हमें किसी के इतिहास के बारे में जानना होता है, जैसे हम बात करते हैं, तो अगर हम वहाँ के किंग्स, किंगडम्स, पैलेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वहाँ के राजाओं, वहाँ के पैलेस, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, द वे दे लिव, ये हम पढ़ेंगे. लेकिन वहां पर कभी भी उस वहां के मजदूर किसान के बारे में नहीं लिखा होगा, तो हमें उस एरिया के इतिहास के बारे में उतना पता नहीं चल पाएगा. अगर हमें लिटरली वहां का कल्चर, लैंग्वेज, द वे दे लिव, इस सब कुछ जानना है तो हमें थोड़ा सा बियॉन्ड जाना पड़ेगा. तो इनका यही मानना था कि अगर द रियल कल्चर वॉज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल, कि अगर आपको रियल कल्चर के बारे में जानना है तो यू हैव टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ रियल पीपल और कॉमन पीपल, जो कि विलेजेस में, छोटे छोटे गांव में रहते हैं, उस दैट पैलेस. तो ये थे जिन्होंने बहुत सारी ऐसे स्लोगन दिए, अपने आइडियाज लोगों के सामने रखे टू मेक देम अवेयर अबाउट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. तो यहाँ पर एक हम छोटी सी स्टोरी समझेंगे पोलैंड की, जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू मेक अवेयर अबाउट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और एक्चुअली टू रियलाइज दैट यस वी हैव आवर own culture and we should respect it or we should save it from decline. तो पोलैंड के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे कि पोलैंड रशिया के अंडर आ गया था. तो पोलैंड जब रशिया के अंडर आ गया था तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने पोलैंड को फोर्स किया कि इनकी जो पॉलिश लैंग्वेज है उसको लीव करके ये लोग रशियन लैंग्वेज बोलेंगे. तो पोलैंड के ऊपर जब ये कंडीशन लगाई गई रशिया के द्वारा कि जो पोलैंड के लोग हैं वो रशियन लैंग्वेज बोलेंगे, उनकी पोलैंड की लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, जब ये बात लोगों ने वहां की सुनी तो लोगों को बहुत शौक लगा कि एक तो वैसे ही ये हमें अपने स्लेव बना रहे हैं, हम इनके स्लेव बनते जा रहे हैं, और उसके बाद भी ये हमारी नेटिव लैंग्वेज भी हमसे छीन रहे हैं, इवन हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो उसका भी हमसे हिस्सा छीन रहे हैं. तो ये बात जो है पोलैंड के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई. अब इन्होंने 1831 के अंदर रिवॉल्यूशन किया, मतलब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. लेकिन एज वी नो रशिया आज भी पावरफुल है और रशिया तब भी पावरफुल था. तो पोलैंड बहुत छोटा सा था, तो पोलैंड के रिवॉल्यूशन से कुछ खास असर रशिया के ऊपर हुआ नहीं. बट समझने की चीज ये है कि दिस वाज द स्टार्टिंग
कि स्टार्ट हो चुकी थी कि छोटे छोटे लोग भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपने कल्चर को सेव करने से लेकर के वो रिवॉल्ट करना शुरू कर रहे थे। और ये पहली चीज थी जहां पर पोलैंड ने ये किया कि वो अपनी लैंग्वेज के लिए लड़ा कि हम रशियन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हम अपनी पॉलिश लैंग्वेज भी बोलेंगे जो कि हम बोलते हैं, और इसके लिए इन्होंने रिवॉल्ट किया। तो सारी चीजें ऐसे ऐसे होती चली गई। ये बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल है पोलैंड का जो कि हमने इसमें पढ़ा कि ऐसे सिचुएशन आई। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है इसके अंदर वीवर्स का। तो 6 to 7 वीवर्स थे, उनको एक कॉन्ट्रैक्टर ने अपॉइंट किया था सिर्फ वर्क करने के लिए। तो जब वो लोग वर्क कर रहे थे वहां पर, तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको सैलरी कुछ और बताई, एंड व्हेन दे हैड डन देयर वर्क द सैलरी वाज और द वेजेस वाज चेंज्ड। तो इसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो उस कॉन्ट्रैक्टर के घर के बाहर गए उसको धमकाने डराने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए। तो जब कॉन्ट्रैक्टर को ये पता चला कि ओ माय गॉड लोग मेरे घर के बाहर खड़े हैं, तो वो उस गांव से भाग गया। वहां से उसने भागने की कोशिश करी और भाग करके पास के गांव में चला गया। वहां भी जब उसे सेट नहीं मिला रहने के लिए कोई जगह, वो सेट नहीं हो पाया, तब वो फिर आर्मी के पास चला गया। अब क्योंकि आर्मी वाज पावरफुल तो बेचारे लोग कुछ नहीं कर सके, और वहां पे जो लड़ाई हुई उसमें 11 वीवर्स सारे मारे गए। इसमें भी वीवर्स मारे गए। पोलैंड में भी पोलैंड के लोग कुछ नहीं कर पाए। दोनों ही रिवॉल्यूशन में लोग जीत नहीं पाए, लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो चुका था। उन्होंने अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था कि हम अपने लिए आवाज उठाएंगे, अपने कल्चर के लिए आवाज उठाएंगे। यहाँ पर जैसा मैंने कल बताया था, तो मेन रीजन क्या था लोगों को रिवॉल्यूशन का? उनकी लैंग्वेज। क्योंकि लोग जो है अपनी लैंग्वेज से बहुत कनेक्ट होते हैं और उनको बहुत तेज फीलिंग होती है कि कल्चर इज दैट, what we wear, what we eat, how we speak, what we follow, rituals in marriage, in funerals, these are the things that is really attached to us and that is our culture basically। यही हमारा कल्चर होता है जिस वे में हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो उस लाइफ में अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो हमें ये बिल्कुल चीज पसंद नहीं आती है। तो यही वो चीज है कि रोमांटिकिज्म और द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो लोगों को कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर से रिलेट करता गया। नेक्स्ट आपका इसका टॉपिक जो हंगर हार्डशिप, हंगर एंड हार्डशिप। तो हंगर भूखमरी, हार्डशिप, द सिचुएशन वाज वेरी बैड। तो 1830 के अंदर क्या हुआ, फ्रांस के अंदर जो सिचुएशन थी वो बहुत चेंज हो गई। मतलब सडनली जो वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए होता है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया। जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया तो लोग जो थे वो गांवों से शहरों की तरफ चलते आए फॉर बेटर एजुकेशन। पीपल केम टू सिटीज फॉर दैट टू रीजन, फॉर गुड एजुकेशन एंड फॉर गुड ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर लोग आए इसीलिए कि वो अच्छा सिटीज के अंदर अच्छा ऑक्यूपेशन कर पाएंगे, उनको कुछ काम वहां मिल जाएगा, उनकी जो भुखमरी की सिचुएशन है वो शायद खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा वहां पे कुछ हो नहीं पाया क्योंकि वो आए थे गांव पे तो वो स्लम्स में रहे बेचारे, क्योंकि उनको किसी ने घर प्रोवाइड नहीं कराया। बट दिस वाज ए टाइम पीरियड, 1830 वाज अ टाइम पीरियड व्हेन पीपल वर सफरिंग टू मच। अब तो लिमिटलेस हो चुका था जब वो उस चीज को सफर कर रहे थे, क्योंकि भूखमरी, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना खाना है, ना डेमोक्रेसी है, ना कुछ है, ना पॉलिटिकल राइट्स है, ना खाने को कुछ है। तो ये जो सिचुएशंस थी अब बहुत पीक पर हो चुकी थी, लोग बहुत ज्यादा इससे परेशान हो चुके थे। तो हम बात करते हैं हंगर हार्डशिप इन यूरोप। तो 1830s के अंदर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है यहाँ पर कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज होती है। अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या आता है, लोग जो होते हैं वो विलेजेस से शहरों की तरफ आते हैं कि कुछ उनको यहाँ पे काम मिलेगा, लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। फूड की प्राइस बढ़ जाती है, ब्रेड जो टर्म यूज करते हैं वो लोग ब्रेड के लिए, तो ब्रेड की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोग एक दूसरे पे हावी होने लग जाते हैं, बिकॉज खाना नहीं है, जॉब नहीं है, रहने को जगह नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सिचुएशन जो लोगों को बहुत परेशान कर देती है, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं सारे लोग। उस टाइम पे वहां का जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन का जो किंग था वो लुइस फिलिपिन्स था। तो 1848 के अंदर लुइस फिलिपिन्स जो है वो अपने पैलेस को छोड़ करके वहां से चला जाता है, क्योंकि सारे लोग जब सड़क पर आ जाते हैं तो वो इस सिचुएशन को बियर नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता। ही डोंट नो दैट हाउ ही शुड रिएक्ट और व्हाट ही शुड डू राइट नाउ। देन ही लेफ्ट हिज पैलेस, और वो वहां से चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद क्योंकि जहां का राजा ही भाग गया, उस जगह का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर वहां पर एक नेशनल असेंबली
फ्रेम होती है, वो नेशनल असेंबली फ्रेम होती है 1848 के अंदर। वहां पर एक नेशनल असेंबली फॉर्म होती है जिसके अंदर फ्रांस को बोला जाता है कि नाउ फ्रांस इज अ रिपब्लिक कंट्री। अब फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है, वहां पर मोनार्की बिल्कुल डेक्लाइन हो जाती है। और सेकंड जो है कि वोट का राइट सबको मिल जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले जब वोट करने का राइट मिला था तो वो सिर्फ रिच पीपल को, जिनकी अपनी जमीनें थी, जो रिच पीपल लैंडलॉर्ड थे, उनको राइट था वोट करने का। लेकिन इसके अंदर इन्होंने सारे मेन को राइट दे दिया था वोट करने का। वुमेन्स अभी भी इसमें इंक्लूड नहीं है, वुमेन्स को वोट करने का राइट अभी भी नहीं दिया गया है, लेकिन सारे मेन को वोट करने का राइट इसमें दे दिया गया। ये चीजें इसके अंदर हुई आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ नेशनल असेंबली। तो फाइनली छोटे छोटे रिवॉल्ट हमने पढ़े थे। पोलैंड का रिवॉल्ट हमने पढ़ा था। कल मैंने एक और रिवॉल्ट के बारे में आपको बताया था जो कि सिल्सिया में हुआ था। सिल्सिया में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके अंदर चीजें हुई थी। 1845 में वो रिवॉल्ट हुआ था कि वीवर्स जो थे वहां के, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर दिया था, क्योंकि काम के टाइम जो उनकी सैलरी बताई गई थी, आफ्टर द वर्क हैज डन द वेजेस हैज डिक्रीज्ड, तो दैट्स व्हाई द वीवर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, इसलिए उन्होंने किया। तो वहां से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहां से भाग गया और फाइनली वो आर्मी के पास पहुंच गया प्रोटेक्शन के लिए। तो आर्मी ने जब उसको प्रोटेक्ट किया तो आर्मी और इन वीवर्स की फाइट हुई, उसके अंदर जो है 11 वीवर्स की जान चली गई। तो ऐसे पोलैंड के और सिल्सिया के छोटे छोटे से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए। तो ये रिवॉल्यूशन एंड होते हैं फिर यहाँ पर जब नेशनल असेंबली यहाँ पर बन जाती है और फाइनली ये नेशनल असेंबली बनती है। फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बनता है और वहां पर जो है सारे लोगों को वोट करने का राइट मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन, वहां पर कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एवरीथिंग। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर दैट यू हैव टू लर्न, कि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड दिस हंगर हार्डशिप दिखने में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगता है, लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज और व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द बिग रिवॉल्यूशन। तो दीज आर सम स्मॉल रिवॉल्यूशन एंड हंगर हार्डशिप इज ऑल्सो द रीजन कि रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। आई होप यू ऑल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग टू द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।